So we'll go ahead with next chapter from today, that is thermodynamics. Thermodynamics बहुत easy chapter है, very interesting, very simple scoring chapter. और लेकिन इसके लिए ऑफ कोर्स आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिक्स पता होना चाहिए. इसलिए सिक्वेंशियली वी ऑलवेज फर्स्ट स्टडी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके बाद आता है थर्मोडायनामिक्स. तो बिफोर वी स्टार्ट विद द मेन टॉपिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक्स. पता है क्या व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? It is study of interconversion of work into heat, right? And heat into work, of course. तो thermodynamics में primarily हम लोग study करते हैं how can we convert work into heat and heat into work. तो मैं थोड़ा सा background से चालू करूँगा. तो first of all, as all of us know, we know that the engine of a vehicle produces heat. कोई भी टाइप का इंजन हो, मैंने ऐसे कोई भी टाइप का इंजन हो, मतलब पेट्रोल इंजन या फिर डीजल इंजन. यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात नहीं हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट हीट इंजन्स. गुड. तो कोई भी टाइप का इंजन हो, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो, वो इंजन बेसिकली क्या करता है? प्रोड्यूसेस हीट, राइट? गुड. देन हाउ इट प्रोड्यूसेस हीट? ऑफ कोर्स वर्क डन बाय द इंजन प्रोड्यूसेस हीट. तो इंजन वर्क करता है, दैट वर्क इज कन्वर्टेड टू हीट. सिमिलरली हीट कैन ऑल्सो डू वर्क. तो अगर मैं वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मैं हीट को भी किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? वर्क. सो थर्मोडायनामिक्स इज प्राइमरीली द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड वाइस वर्सा. तो थर्मोडायनामिक्स इज मोस्टली स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ वर्क और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू हीट एंड वाइस वर्सा. मोस्टली हम लोग वर्क का कन्वर्जन हीट में और हीट का कन्वर्जन वर्क में ही स्टडी करेंगे, लेकिन देयर कैन बी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो जो हम लोग हीट में कन्वर्ट करते हैं. बट हियर वी विल बी फोकस मोस्टली ऑन कन्वर्जन ऑफ वर्क टू हीट एंड हीट टू वर्क. ओके. सो थर्मोडायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स. अभी बोलोगे केमिस्ट्री का ब्रांच नहीं है, इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस, क्योंकि तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो थर्मोडायनामिक्स और ऑल्सो इन फिजिक्स. सो थर्मोडायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद कन्वर्जन. ऑफकोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ हीट. अभी हीट जिनको याद नहीं, हम हीट वापस से डिफाइन करेंगे. वैसे हमने 11th स्टैंडर्ड में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हीट डिफाइन किया है. नहीं याद है तो अभी बता देता हूँ, वापस आएगा यहाँ पे. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू अ लोअर टेम्परेचर बॉडी. सो हीट इज़ दैट एनर्जी विच फ्लोज ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज. वो आगे आएगा, वापस विथ एग्जाम्पल आएगा. सो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ हीट का भी डिटेल में स्टडी करेंगे. थर्मोडायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड इंटर कन्वर्जन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. गुड. तो अब थर्मोडायनामिक्स का सबसे पहला टॉपिक है थर्मल इक्विलिब्रियम. थोड़े थर्मल इक्विलिब्रियम बताया था मैंने आपको, बताया था. जब दो बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो जाए उसको बोलते हो दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. सो वी नो दैट हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. लेकिन जो हीट का फ्लो है ये कब तक चलता है? जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या नहीं रहता? सेम. सो दिस ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यूज अंटिल द टू बॉडीज अटेन द सेम टेम्परेचर. जब इन दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाए, देन वी से दैट दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. सो व्हेन द टू बॉडीज रीच द सेम टेम्परेचर, दे आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. तो ऑलवेज रिमेंबर, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है ये कब तक चलता है? ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कब तक चलता है? जब तक दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाए? सेम. जब दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो गया, देन the bodies are said to be in thermal equilibrium. I will start with some practical examples of it. For example, अगर आपने hot tea को सिर्फ टेबल पर रख दिया, tea is hot मतलब surrounding is cold at lower temperature, heat will flow from, अभी टी मतलब सिस्टम है हमारा, सिस्टम टू सराउंडिंग्स. कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों का सराउंडिंग का और टी का सिस्टम का टेम्परेचर क्या नहीं होता? सेम. तो आफ्टर अ वाइल, कुछ टाइम के बाद यू विल सी कि चाय ठंडा हो गया, बिकॉज टी हैज़ लॉस्ट हीट टू द सराउंडिंग एंड बोथ सराउंडिंग एंड द सिस्टम दे आर एट सेम टेम्परेचर. मतलब आर सिस्टम विच वॉज टी इज नाउ इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग्स. उल्टा भी सोचो, अगर एक कोल्ड ड्रिंक होता, कोल्ड ड्रिंक इज एट लोअर टेम्परेचर, surrounding is at higher temperature,
तो सराउंडिंग से हीट कहाँ पे आया, कोल्ड रिंग में, तो इसका टेम्परेचर बढ़ता गया, कब तक बढ़ा, जब तक इसका टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या नहीं होता है, सेम। गुड। तो रिमेंबर हम हमारे डे टू डे लाइफ में ऑफ कोर्स एवरी डे वी सी ऑब्जेक्ट्स गोइंग इनटू थर्मल इक्विलिब्रियम। तुम खुद का एग्जांपल ले लो ना। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव नोटिस, यू मस्ट बी नोटिसिंग ऑफ कोर्स, तो जब गर्मी का एग्जांपल लेट अस टॉक अबाउट समर्स, तो गर्मी में व्हेन यू कम फ्रॉम आउटसाइड बहुत ज़्यादा हीट है एंड यू कम एंड सिट हियर, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसी लगा के रखा है, तो यहाँ का टेम्परेचर जिसको मैं एम्बिएंट टेम्परेचर बोलूँगा, सराउंडिंग टेम्परेचर को कई जगह पे एम्बिएंट टेम्परेचर भी बोलते हैं, कम है, एंड यू कम एंड सिट, यू आर एट हायर टेम्परेचर, तो सराउंडिंग इज एट लोअर टेम्परेचर। क्या होता है स्लोली स्लोली, क्या होता है, तुमको पहले बहुत गर्मी लगती है, धीरे धीरे क्या होता है, योर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर एंड सराउंडिंग टेम्परेचर इज मोर और लेस सेम। तो तुम भी थर्मल इक्विलिब्रियम में जा ही रहे हो विद द सराउंडिंग्स। तो रिलेटेड टू थर्मल इक्विलिब्रियम देयर इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब भी बहुत सिंपल है, अगर मेरे पास तीन सिस्टम है, तीन बॉडीज़ है ए बी एंड सी, अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन बी एंड सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। सो इफ आई हैव थ्री सिस्टम, इसमें से ए एंड बी दे कैन एक्सचेंज हीट, ए एंड सी कैन एक्सचेंज हीट। तो बिकॉज ए और बी में हीट का एक्सचेंज हो रहा है, तो दे विल रीच कॉमन टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम। तो ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ए एंड सी आर ऑल्सो एक्सचेंजिंग हीट, तो ए एंड सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। लेकिन बी एंड सी ये डायरेक्टली हीट एक्सचेंज नहीं करते, दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, बट ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी एंड ए इज ऑल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी। इसका मतलब बी एंड सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। पक्का? तो दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहुत सिंपल है। तो देखो ये सिस्टम, ये ए सिस्टम है, ए बॉडी है, ये ए और बी दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, A and C are also in thermal equilibrium. Then according to zeroth law of thermodynamics, B and C will also be in thermal equilibrium. Okay, तो बहुत simple statement है. If two systems are in thermal equilibrium with the third system, two systems B and C are in thermal equilibrium with third system, that is A, then they are also in thermal equilibrium with each other. So if two systems are in thermal equilibrium with the third system, then they are also in thermal equilibrium with each other. तो यही जो एग्जाम्पल था मैंने आपको ऑलरेडी बताया. सो कंसिडर थ्री सिस्टम्स A, B and C. If A and C are in thermal equilibrium with each other and also A and B are in thermal equilibrium with each other, then it means B and C are also in thermal equilibrium with each other. मैथमेटिकली सोचोगे A equal to B and A equal to C, तो B equal to C, बस वैसा ही है. A और B they are in thermal equilibrium, A and C are also in thermal equilibrium, then B and C are also in thermal equilibrium. So let us see now internal energy. चलो ये इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ. आपको याद होगा, कभी याद होना चाहिए, ये याद होना ही चाहिए. मोनो एटॉमिक गैस के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम थे? 3. तो अगर मैं मोनोटॉमिक गैस को एनर्जी सप्लाई करता हूँ, हीट सप्लाई करता हूँ, तो वो हीट लेके मोनोटॉमिक गैस क्या करेगा? ट्रांसलेशन. क्या करेगा? ट्रांसलेशन. वेरी गुड. अगर मेरे पास रिजिड डायटोमिक गैस है तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम थे 5. 3 थे ट्रांसलेशन के और 2 थे रोटेशन के. सो इफ आई सप्लाई हीट टू रिजिड डायटोमिक गैस, वो हीट लेके मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस कैन ईदर परफॉर्म ट्रांसलेशन और परफॉर्म रोटेशन. अगर नॉन रिजिड की बात हो रही है 7, राइट. नॉन रिजिड फिर यू कैन गो टू पॉली एटॉमिक, उसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होते हैं, रोटेशनल भी होते हैं और वाइब्रेशनल भी होते हैं. तो अगर मैं गैस को एनर्जी मतलब हीट सप्लाई करता हूँ, तो वो एनर्जी लेके मॉलिक्यूल्स क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं? ट्रांसलेशन या रोटेशन या फिर वाइब्रेशन. नाउ इमेजिन आई हैव अ सर्टन गैस पॉली एटॉमिक, उसको हमने एनर्जी सप्लाई कर दिया. तो कोई मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो एनर्जी यूज़ करके क्या करेगा? ट्रांसलेशन. कोई मॉलिक्यूल क्या करेगा? रोटेशन. कोई मॉलिक्यूल क्या करेगा? वाइब्रेशन. हो सकता है कोई मॉलिक्यूल ऐसे भी जो सभी तीनों के तीनों मोड्स परफॉर्म कर रहे हैं. तो ये सारे मॉलिक्यूल्स के ऑल द टाइप ऑफ एनर्जी का जो सम होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनल एनर्जी. बट रिमेंबर
व्हेन यू आर सप्लाइंग एनर्जी टू द गैस, ये रैंडमली होता है कि कोई गैस मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करके ट्रांसलेशन परफॉर्म करेगा, कोई रोटेशन करेगा, कोई वाइब्रेशन भी करेगा, राइट। तो रैंडम होता है, इसलिए हम लोग डिफाइन करते वक्त ऐसा बोलते हैं द एनर्जी एसोसिएटेड विद रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन, रैंडम मोशन तीनों टाइप के हो सकते हैं, इज नोन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। और ये जो इंटरनल एनर्जी है इट इज़ डिफरेंट देन एक्सटर्नल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्लास, उसमें पानी है, सो आई हैव अ ग्लास विच इज़ फिल्ड विद वाटर। ओवरऑल ग्लास और वाटर ये हमारा सिस्टम है विच इज़ एट रेस्ट, और मान लेते हैं कि उसका हाइट भी 0 ले लिया, तो व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम? 0। व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? 0, क्योंकि हाइट इज़ 0 एंड इट इज़ एट रेस्ट। लेकिन रिमेंबर उसके पानी के जो मॉलिक्यूल्स है, सिस्टम का एनर्जी 0 है। कौन सा एनर्जी 0 है? मैक्रोस्कोपिक, एक्सटर्नल एनर्जी 0 है उसका। लेकिन उस सिस्टम में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, मे बी सम मॉलिक्यूल्स आर परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, सम आर परफॉर्मिंग वाइब्रेशनल मोशन, सम आर परफॉर्मिंग ट्रांसलेशन मोशन। तो इंटरनल एनर्जी 0 नहीं है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी और जो एक्सटर्नल एनर्जी दे आर डिफरेंट। ध्यान रखना ये। सो वी नो दैट एवरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Internal energy is defined as the energy associated with random disordered motion of the molecules of the system. Internal energy is defined as the energy associated with random disordered motion. Random disordered motion मतलब ट्रांसलेशन या वाइब्रेशन या रोटेशन, तीनों मिला के। तो इन तीनों के साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनल एनर्जी। पक्का पक्का, एकदम सिंपल है। दिस एनर्जी इज डिफरेंट फ्रॉम मैक्रोस्कोपिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब मैक्रोस्कोपिक के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल कंसिडर अ ग्लास ऑफ वाटर विच इज केप्ट ऑन अ टेबल। ग्लास एंड वाटर इट इज़ आवर सिस्टम, और वो छोड़ के बाकी सब क्या है? सराउंडिंग्स। दिस सिस्टम इज एट रेस्ट एंड हेंस हैज नो काइनेटिक एनर्जी। Also let us assume the height of the system is very small and hence potential energy is also 0. तो ये सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है। गुड, बट वी नो दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर इन a state of random motion and hence they may possess translational, rotational and vibrational energies. एज अ सिस्टम रेस्ट पे है, लेकिन सिस्टम के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है दे मे बी परफॉर्मिंग ईदर ट्रांसलेशन और रोटेशनल और वाइब्रेशन। गुड, इंटरनल एनर्जी is the addition of these energies of all the molecules of the system, जिसको हम बोलते हैं random disordered motion से related energy. For an ideal monatomic gas, चलो बताओ, जैसे अर्गन हो गया, तो आइडियल मोनोटोमिक गैस में इंटरनल एनर्जी सिर्फ कहाँ से आएगा? ट्रांसलेशन। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। एंड फॉर अ पॉलीएटॉमिक गैस इंटरनल एनर्जी में है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन। ओके, गुड। इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ये तो हम लोग गैस की बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, in case of liquids and solids where interatomic distances are very small, जहाँ पे देखो ये डिफरेंस आ गया, थोड़ा ध्यान देना। फॉर द केस ऑफ गैसेस, गैसेस में एटम का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर नॉन इंटरैक्टिंग, कोई भी एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा है। जब ऐसा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कम्स फ्रॉम इंटरैक्शन। इवन योर ओन पोटेंशियल एनर्जी, यू एंड अर्थ एज अ सिस्टम, यू आर इंटरैक्टिंग। कैसे? अर्थ पे बैठे कैसे हो? बिकॉज अर्थ इज एक्सर्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन यू, मतलब यू आर इंटरैक्टिंग। नहीं तो अर्थ पे बैठ ही नहीं पाते तुम। तो वेन एवर देयर इज इंटरैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स देयर इज पोटेंशियल एनर्जी। हम गैसेस के केस में ऐसा अजम्पशन लेते हैं that the distance between the molecules of gas is so large that two molecules do not interact. उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 0। तो उस केस में जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ कहाँ से आ रहा है? रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन, ट्रांसलेशन, रोटेशन,
vibration. But in case of liquids and solids, डिस्टेंस अगर कम है, पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस अगर कम है, तो वन पार्टिकल में इंटरेक्ट विथ अदर पार्टिकल, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का टर्म भी आएगा, वो भी कंट्रीब्यूट करेगा किसमें, इंटरनल एनर्जी में. सो इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स वेयर इंटरएटॉमिक डिस्टेंस आर वेरी स्मॉल, वी मे हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो. तो इंटरनल एनर्जी इज नॉट जस्ट द सम ऑफ रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन, it is also including potential energy of interaction, जो गैसेस में हम लेते नहीं है. पक्का पक्का. अभी ये थर्मोडायनामिक स्टेट और थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है वो भी समझ लेते हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज थर्मोडायनामिक स्टेट एंड थर्मोडायनामिक प्रोसेस. जस्ट अ मिनट. ओके, ठीक है, गुड. एनीवेज, अभी थर्मोडायनामिक स्टेट या थर्मोडायनामिक प्रोसेस समझने से पहले यू शुड नो व्हाट इज अ थर्मोडायनामिक सिस्टम. थर्मोडायनामिक सिस्टम या तो सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है या तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है, और वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम वन यूनिट बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आई हैव अ बॉल, राइट, दैट इज सिंगल ऑब्जेक्ट. मे बी आई हैव 4 balls एंड आई पुट इट इन अ बैग, दैट बिकम्स अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. और इस 4 बॉल के सिस्टम को मैं सिंगल यूनिट बोलूँगा ये मेरा सिस्टम है. तो थर्मोडायनामिक सिस्टम इज़ एन ऑब्जेक्ट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच में फॉर्म अ यूनिट. और ये जो सिंगल ऑब्जेक्ट था या जो यूनिट था, इट इज़ कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग एनर्जी विद द सराउंडिंग्स. उसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम. तो थर्मोडायनामिक सिस्टम पता होना चाहिए. सिस्टम इज एन ऑब्जेक्ट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन फॉर्म अ unit which may have ability to exchange energy with its surroundings. बराबर. अभी surroundings क्या है? Anything which is not part of the system is its surrounding or environment. तो thermodynamic system कैसे define करोगे? Simple. An object or collection of object that may form a unit which is capable or which has the ability to exchange energy with the surroundings. Anything which is not part of system is its surrounding या फिर environment. For example, let's say I have this bottle of water. तो water, इसके अंदर का जो water है that is our system. तुम bottle को भी system मान सकते हो वैसे. और ये water और bottle छोड़ के surrounding में जो कुछ भी है वो क्या है, which is not part of the system, that is surrounding or environment. तो I am environment, you are environment, this mobile का tripod, mobile itself is environment. तो remember, system को छोड़ के जो कुछ भी होता है वो क्या होता है वो environment या surroundings. Okay, then अब ये जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है, हम इसको 3 टाइप में क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन वो सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ मैटर और हीट का एक्सचेंज कर सकता है कि नहीं. So thermodynamic system can be classified on the basis of exchange of energy and matter with its surrounding as follows. तो 3 कैटेगरीज है इसके: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम. ओपन सिस्टम का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको मैं. फॉर एग्जांपल, आपने एक वेसल लिया, उसमें पानी भर दिया, उसको बर्नर के ऊपर रख दिया, राइट. अब होगा क्या, बर्नर विच इज़ एनवायरनमेंट, वहाँ से हीट मतलब एनर्जी किसको जाएगा, सिस्टम को. इसका मतलब सिस्टम ने एनर्जी का एक्सचेंज किया विद इट्स सराउंडिंग. नाउ आफ्टर अ वाइल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग. वाटर का वाटर वेपर बनेगा, और क्योंकि ये जो वेसल था ये ऊपर से ओपन था, तो वाटर वेपर विल गो टू सराउंडिंग्स. मतलब यहाँ पे एनर्जी का, हीट का और मैटर का दोनों का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ विद द सराउंडिंग. सच अ सिस्टम इज नोन एज ओपन सिस्टम. क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, सो सिस्टम विच इज कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग बोथ एनर्जी एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग इज नोन एज ओपन सिस्टम. एंड ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम दैट फ्रीली अलाउज exchange of energy and matter with its surrounding. Example, water boiling in an open kettle. Similarly, you have a closed system. अब closed system में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वही सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं.
अब वो जो वेसल था जिसमें पानी था, जो बर्नर के ऊपर रखा था, अब तुमने उसी वेसल के ऊपर एक लिड लगा दिया, ढक्कन कवर कर दिया। तो इस केस में क्या हो रहा है कि बर्नर से हीट सिस्टम में जा रहा है, मतलब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज अलाउड, लेकिन जो वाटर वेपर बने वो भी सराउंडिंग में जा रहा है क्या? नहीं। तो एक्सचेंज ऑफ मैटर इज नॉट अलाउड। और सिस्टम इन विच ओनली हीट इज अलाउड टू एक्सचेंज विद द सराउंडिंग बट नॉट मैटर, such a system is called as closed system। क्या बोलते हैं इसको? closed system। So system, a closed system does not allow exchange of matter with its surrounding, it only allows exchange of energy। Example, water boiling in a closed kettle from which water vapors cannot leave the system। तीसरा होता है isolated। क्या होता है? isolated। To some extent, और जो तुम चाय को गर्म रखने के लिए थर्मस फ्लास्क यूज़ करते हो ना, टू सम एक्सटेंट यू कैन से इट इज़ आइसोलेटेड, क्योंकि वहाँ से वेपर्स कैन नॉट गो आउट, मतलब एक्सचेंज ऑफ मैटर इज नॉट अलाउड, और वी ट्राई कि हीट भी एक्सचेंज ना हो। तो सिस्टम विच नीदर अलाउज एक्सचेंज ऑफ हीट नॉर एक्सचेंज ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, सो आइसोलेटेड सिस्टम, अ सिस्टम विच डज नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी or matter with its surrounding is known as isolated system। Example, hot water in a thermos flask, right? Thermos flask, they are not perfectly isolated system because to some extent after a while 5-6-7 घंटे के बाद तो वैसे भी वो ठंडा होगा ही, but there is nothing called as perfectly isolated system, ऐसा होता नहीं है। गुड, तो मैंने तीनों को डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है यहाँ पे। तो ये हमारा सिस्टम है, एनीथिंग एक शेप दे दिया, सर्कल, ट्रायंगल ड्रॉ कर दो, रैंडम शेप ड्रॉ कर, डज नॉट मैटर, ये सिस्टम है। सिस्टम को छोड़ के बाकी सब क्या है? सराउंडिंग है। तो देखो पहले केस में ये 2 साइडेड एरो है। 2 साइडेड एरो का मतलब होता है कि एनर्जी सिस्टम से भी बाहर आ सकता है और बाहर से भी अंदर आ सकता है, तो 2 वे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, और मैटर का भी 2 वे एक्सचेंज है। तो ये सिस्टम कौन सा हो गया? ओपन, क्योंकि यहाँ पे you see that both energy as well as matter are being exchanged with the surroundings। यहाँ पे मैंने बताया only exchange of energy, तो कौन सा सिस्टम होगा? क्लोज। और यहाँ पे मैंने दिखाया there is no exchange of energy as well as matter, तो कौन सा है? आइसोलेटेड। पक्का पक्का? गुड। थोड़ा थ्योरी है तो हर बार मुझे बीच बीच में रिवाइज करना पड़ेगा जस्ट टू नो कि तुमको कितना याद है। तो हमने आज थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने आपको सिर्फ थर्मोडायनामिक्स का मतलब बताया। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ और द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड इंटर कन्वर्जन बिटवीन वर्क एंड हीट और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड हीट। देन वी सॉ व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में इफ 2 systems are in thermal equilibrium with third system, then they are also in thermal equilibrium with each other। पक्का पक्का। फिर हमने देखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। मतलब बेसिकली सम ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स is called as internal energy। internal energy and external energy, they are 2 different things, जिसको तो मैक्रोस्कोपिक भी बोलते हो। also in case of liquids and solids, randomly disordered motion से जो एनर्जी आता है, मतलब ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन से, वो छोड़ के पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर नियर बाय, सो व्हेन दे आर नियर बाय दे स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी को भी काउंट करना पड़ेगा टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी। फिर हमने डिफाइन किया व्हाट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम, एन ऑब्जेक्ट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉर्म अ यूनिट एंड हैज़ द एबिलिटी टू एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग्स इज नोन एज अ सिस्टम थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब इसके बाद याद रखना है हम लोग थर्मोडायनामिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। थर्मोडायनामिक सिस्टम में 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। ओपन में हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज हो सकता है, क्लोज में सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होता है, और आइसोलेटेड में नथिंग इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स। इतना अगर पता है तो नाउ वी आर प्रिपेयर टू गो टू द नेक्स्ट पॉइंट।
अब सबसे पहले जैसे तुमने यहाँ पे टाइटल देखा होगा इसका, इट टेल्स यू थर्मोडायनामिक स्टेट एंड थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक स्टेट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल अभी तुम खुद एक पर्टिकुलर स्टेट पे हो, फॉर एग्जांपल यू आर इन 12th नाउ, you right at this moment you are sitting in the class of physics, this is one of your states. 1 hour back you were maybe in maths or bio class, that was different state. तो एक वेरिएबल चेंज हो, तुम अभी भी 12th में हो, 1 घंटा पहले भी 12th में थी, है ना, क्योंकि गलती से आगे कोई पीछे पड़ गया ऐसा तो नहीं हुआ ना, लेकिन एक स्टेट चेंज हुआ। एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम यू वर स्टडिंग समथिंग एल्स। तो सिमिलरली गैस का स्टेट हमको पता लगता है बाय सेट ऑफ सम वेरिएबल्स, जिसको हम लोग थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स भी बोलते हैं। किसी भी गैस का स्टडी करना है तो 4 ही वेरिएबल है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, एंट्रोपी ये फिजिक्स में नहीं है, ये तुम केमिस्ट्री में ही सीखोगे सिर्फ। तो वी हैव 3 वेरिएबल्स, राइट, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ये प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम मतलब थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स के पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज़ को हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। फॉर एग्जांपल मे बी मेरे पास एक गैस है जिसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, मतलब 1.013 × 10⁵। उसका वॉल्यूम है लेटर से 2 मीटर क्यूब एंड लेटर से इट इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया एक स्टेट। मैं भी प्रेशर और वॉल्यूम को सेम रखता हूँ, टेम्परेचर चेंज कर देता हूँ, ये बन गया दूसरा स्टेट। So state of a thermodynamic system is always given by values of pressure, volume and temperature as its thermodynamic variables. So we can describe the state of a system by using temperature, pressure and volume as its variables. इसलिए तो हम लोग PV = nRT को इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते थे, क्योंकि उसमें PVT तीनों आ गए। तो PV = nRT is called as equation of state because it tells you a particular situation of the gas, कि उस गैस का वॉल्यूम कितना है, प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, सो ऑन सो फोर्थ। अब थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है? थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज़ अ प्रोसीजर जिसमें ये जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स है ना, इनकी वैल्यूज चेंज होती है फ्रॉम सम इनिशियल वैल्यू टू सम फाइनल वैल्यू। अब ऐसा हो सकता है कि तीनों एक साथ चेंज नहीं हो रहे, हो सकता है टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हुआ। इसको हम आगे जाके बोलने वाले हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आगे, आज नहीं, कल आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसा हो सकता है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर इज चेंजिंग, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? आइसोकोरिक। ऐसा भी हो सकता है कि प्रेशर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजिंग, इसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। लेकिन थर्मोडायनामिक प्रोसेस का मतलब सिर्फ इतना होता है, thermodynamic process is a process or procedure in which thermodynamic state of a system is changed. Thermodynamic state of the system change का मतलब होता है कि उसके thermodynamic variables के वैल्यू चेंज होना। So when a system undergoes a thermodynamic process, the values of its thermodynamic variables changes from some initial value to some final values. तो या तो प्रेशर चेंज हो गया, या वॉल्यूम चेंज हो गया, या टेम्परेचर चेंज हो गया, या फिर तीनों भी चेंज हो गए, सब तीनों भी हो सकते हैं। गुड, पक्का पक्का। तो यहाँ तक समझा, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी तुम हीट को डिफाइन करोगे। अब तक हमने हीट डिफाइन किया नहीं है। अभी 12th के थर्मोडायनामिक्स में वी नाउ ऑलरेडी नो, बिकॉज 11 का थोड़ा सा बेसिक्स पता होगा, हीट इज एनर्जी दैट फ्लोज बिटवीन 2 पॉइंट्स ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। लेकिन आगे जाने से पहले वंस अगेन वी विल रीडिफाइन व्हाट इज हीट फॉर अस। तो सबसे पहले हीट डिफाइन करने के लिए आई टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अगेन बहुत सिंपल एग्जांपल है। हमारे पास एक ग्लास है फिल्ड विथ वाटर, इसको मैंने ग्लास अलॉन्ग विथ वाटर, ये बन गया आपका सिस्टम। क्या बन गया? और इसको छोड़ के बाकी सब क्या है? सराउंडिंग्स। तो जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर कितना है? Tx। फिर सी दिस इज आवर सिस्टम एंड सराउंडिंग मतलब एनवायरनमेंट। तो सिस्टम का टेम्परेचर कितना है? Ts। एनवायरनमेंट का क्या है? T। एंड एज यू ऑलरेडी नो द टेबल ऑन विच द ग्लास इज केप्ट एंड अदर रेलेवेंट ऑब्जेक्ट्स इन द रूम विल बी आर एनवायरनमेंट और सराउंडिंग। और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है? T। अब अगर सराउंडिंग और मतलब एनवायरनमेंट
एंड सिस्टम सेम टेम्परेचर पे अगर नहीं है, इफ दे आर नॉट एट सेम टेम्परेचर, तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा, राइट। तो रिमेंबर इफ टी एस एंड टी ई आर नॉट इक्वल, मतलब दे आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देयर विल बी एक्सचेंज इन द टेम्परेचर्स अंटिल अ थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। दोनों का टेम्परेचर चेंज होगा, सराउंडिंग का भी होता है और सिस्टम का भी होता है, लेकिन नॉर्मली सराउंडिंग बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम लोगों को समझ में नहीं आता कि सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हुआ। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप सब लोग मोस्ट ऑफ यू ऑफ कोर्स गाड़ी चलाई ही होगी, या कम से कम गाड़ी का एग्जॉस्ट उसको कोई उठा दो, तुम थोड़ा जागो, तुम पीछे से तीसरा बेंच और ब्लैक के बाजू में क्रीम, यस, ये जो एग्जॉस्ट होता है जिसको तुम साइलेंसर बोलते हो गाड़ी का, वो साइलेंसर इज़ नॉट एग्जॉस्ट, साइलेंसर इज जस्ट टू साइलेंस द व्हीकल। साइलेंसर एग्जॉस्ट पाइप होता है जहाँ से धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, एनीवेज गुड। तो वो इफ़ यू सी दैट इज़ वेरी हॉट आफ्टर यू हैव यूज योर व्हीकल, और उसका हीट कहाँ डिसिपेट होगा? सराउंडिंग। भाई सराउंडिंग इज पूरा अर्थ इज सराउंडिंग, तो हीट निकला, हीट बाहर आया और हीट फैल गया, डिसिपेट हो गया। तो तुमको लगता है कि तुम उसके बाजू में खड़े होकर तुमको बहुत गर्म लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है, बट दैट चेंज इज़ सो स्मॉल दैट इट इज़ नॉट नोटिसेबल। तो रिमेंबर TE मतलब चेंज, मतलब टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट विल also change, but normally change in T is not measurable since the environment is large। क्योंकि हीट सिस्टम से निकला तो कहीं तो जाने वाला है, और जहाँ जाएगा वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन अगर वो एनवायरनमेंट बहुत बड़ा है तो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट इज़ नॉट नोटिसेबल, क्योंकि वो डिसिपेट हो जाता है, इट जस्ट स्प्रेड्स। ओके, सो सच अ चेंज इन टेम्परेचर। अभी ऑफकोर्स ये भी तुमको समझ में आना चाहिए कि ये टेम्परेचर का चेंज हुआ क्यों। ऑफकोर्स अगर सिस्टम एनर्जी लूज कर रहा है तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा? कम। एनवायरनमेंट का क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और एग्जैक्टली क्या हुआ? अगर एनर्जी रिलीज हुआ तो ये एनर्जी कैन ईदर बी क्रिएटेड, तो ये एनर्जी कहाँ से आया था? इंटरनल एनर्जी ही था वो, जो सिस्टम ने लूज कर दिया टू सराउंडिंग्स। तो सच अ चेंज इन टेम्परेचर, और याद रखना इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हायर टेम्परेचर मीन्स सिस्टम का इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, लोअर टेम्परेचर मीन्स सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कम है। तो जब आप लोग बोलते हो कि ये जो सिस्टम था उसने एनर्जी लॉस कर दिया तो उसका टेम्परेचर कम होगा, लेकिन एनर्जी कौन सा एनर्जी लॉस किया? इंटरनल एनर्जी। सो सच अ चेंज इन टेम्परेचर इज कॉज्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट। पक्का पक्का? तो टू अंडरस्टैंड हीट, अभी तो हीट डिफाइन नहीं किया मैंने, अभी करूँगा। हीट को डिफाइन करने के लिए वी हैव टेकन अ वेरी स्मॉल सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ ग्लास फिल्ड विथ वाटर केप्ट ऑन अ टेबल। वाटर एंड ग्लास, it is our system, anything else is environment। सिस्टम का टेम्परेचर Ts है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर TE है, और अगर दोनों इक्वल टेम्परेचर्स पे नहीं है तो इस केस में दोनों ही टेम्परेचर चेंज होते हैं, Ts एंड TE। कब तक? जब तक दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में ना, मतलब अनटिल दे आर इक्वल। लेकिन ये जो टेम्परेचर का चेंज हुआ, इट इज़ बिकॉज ऑफ लॉस या फिर गेन ऑफ इंटरनल एनर्जी, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम फ्रॉम द एनवायरनमेंट। और ठीक है, बोथ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा चलो ठीक, तो यहाँ तक आ जाते हैं। अब पहले मैं हीट डिफाइन कर देता हूँ, मैंने डेफिनेशन लिखा नहीं जानबूझ के। तो याद रखना, ये जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ, इट इज़ कॉज्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो अभी हीट डिफाइन करेंगे। हीट, यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज क्यों हुआ था? बिकॉज सराउंडिंग एंड मतलब एनवायरनमेंट एंड सिस्टम वी आर नॉट एट सेम टेम्परेचर। अगर होते तो होता क्या एक्सचेंज? नहीं। तो हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी ऑफ
higher temperature to a body at lower temperature. So that is how you define heat. तो हीट डिफाइन करने के लिए दिस मच इज सफिशिएंट फॉर यू. सिर्फ ये बताना है कि एक सिस्टम है, एक एनवायरनमेंट है, दोनों सेम टेम्परेचर पे नहीं है तो दोनों में चेंज होगा. दोनों में चेंज होगा तो दोनों का टेम्परेचर जब चेंज होता है तो दोनों का इंटरनल एनर्जी भी चेंज होता है बिकॉज ऑफ एक्सचेंज. एंड दिस चेंज इन एनर्जी या दिस फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज हीट. गुड. अब थोड़ा सा इसके आगे भी केयरफुल, क्योंकि इसके आगे अब केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स और फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स में कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है. मैंने पहले भी आपको केटीजी के टाइम बताया था कि नोटेशन, सिंबल्स, कन्वेंशंस उल्टे हैं. नोटेशन छोड़ दो, कन्वेंशंस आर उल्टे. गुड. तो लेट अस फर्स्ट कंसिडर अ सिस्टम विच इज एट लोअर टेम्परेचर Ts कंपेयर टू इट्स एनवायरनमेंट. अगर सिस्टम लोअर टेम्परेचर पे है, जैसे कोल्ड ड्रिंक का बॉटल तुमने रख दिया टेबल के ऊपर, तो कोल्ड ड्रिंक इज एट लोअर टेम्परेचर एंड सराउंडिंग इज हॉट, तो एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? सराउंडिंग टू सिस्टम, एनवायरनमेंट टू सिस्टम. सो एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम फ्रॉम द एनवायरनमेंट. तो ऐसा दिख रहा है. और देखो उसके बाजू में Q greater than 0 लिखा है मैंने, वेयर Q इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज फ्लोइंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू द सिस्टम. तो यहाँ पे एनर्जी सिस्टम ने क्या किया? गेन किया, एब्जॉर्ब किया. तो कन्वेंशनली इन फिजिक्स दिस एनर्जी इज टेकन टू बी पॉजिटिव. ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव. केमिस्ट्री में उल्टा है. यहाँ पे एनर्जी, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज टेकन टू बी पॉजिटिव. बाकी केमिस्ट्री का तुम वेरीफाई करो, यहाँ जितना जरूरत है उतना बोलूँगा मैं अब. गुड. सो लेट Q विद एनर्जी गेन्ड और एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम. बाय कन्वेंशन Q इज टेकन टू बी पॉजिटिव इन दिस केस. उल्टा हुआ तो अगर सिस्टम हायर टेम्परेचर पे हो, एनवायरनमेंट लोअर पे हो, तो ये एरो उल्टा हो जाएगा. उस केस में हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. उस केस में Q इज टेकन टू बी नेगेटिव, लेस देन 0. So if the system is at higher temperature Ts compared to environment, then there will be transfer of energy from the system to the environment, and by convention Q is taken to be negative, less than 0. Good. तो अगर एनर्जी, हीट सराउंडिंग से सिस्टम में फ्लो हो रहा है तो Q की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव. और उल्टा क्या लेते हैं? नेगेटिव. अब ऐसा बोलने के पीछे रीज़न है, एवरीथिंग हैज़ अ लॉजिक. ठीक है, रूल्स तो रूल्स है, पर लेकिन रूल्स इज बेस्ड ऑन सम लॉजिक. बिहाइंड एवरी रूल देयर इज एटलीस्ट सम लॉजिक. गुड. अब लॉजिक ये है कि जब सराउंडिंग से हीट सिस्टम में आता है, सिस्टम मतलब कौन? गैस मॉलिक्यूल्स. तो एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो ये गैस, ये जो एनर्जी सिस्टम में आया सराउंडिंग से, उसने क्या किया? कहाँ गया वो गैस के पास आ गया. मतलब गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ा. राइट. दैट इज़ वाई दिस इज टेकन टू बी पॉजिटिव. सो हीट कमिंग फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम इज इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस. मतलब इट इज़ बेसिकली इंक्रीजिंग द रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द गैस. तो पॉजिटिव. और अगर बाहर गया तो नेगेटिव. पक्का? गुड. श्योर. ओके, फाइन. सो हीट अभी वापस डिफाइन हुआ है. हीट कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर. वो तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया था. एनीवेज. गुड. अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम. अब थोड़ा सा लॉजिकली कनेक्ट करो. तो वो दिक्कत क्या होती है ना, वो जो फ्लो है ना, आपको अचानक से कहाँ पर जम मार दिया. हम तो हीट की बात कर रहे थे, चेंज इन एनर्जी कहाँ से आ गया? Change in internal energy and heat are connected topics. If I ask you, system higher temperature पे था, surrounding lower temperature पे था, तो heat कहाँ से कहाँ जाएगा? Very good. तो ये जो heat system ने lost कर दिया, क्या उसने internal energy भी change किया? हाँ. But counter question is internal energy गैस का change या system का change करने के लिए सिर्फ हीट का ही एक्सचेंज होता है क्या, कि कुछ और मेथड है? तो और भी है. तो व्हेन यू से चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, तो देयर आर 2 डिफरेंट वेज.
in which you can change the internal energy of a system. Number one, by exchange of heat. Number two is by doing work. तो हम जब सिस्टम का इंटरनल एनर्जी की चेंज की बात करते हैं तो इट कैन बी डन इन टू पॉसिबल वेज. एक तो तुमने अभी देखा. दूसरा, फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें गैस है, उसके ऊपर पिस्टन है. मैंने पिस्टन को नीचे पुश कर दिया. डिड आई डू वर्क इन मूविंग पिस्टन डाउन? यस. वर्क इज एनर्जी विच कैन नेदर बी क्रिएटेड. कहाँ गया ये वर्क? सिस्टम के पास, गैस के पास. सो उसके उस वर्क ने क्या किया? इंटरनल एनर्जी को चेंज कर दिया. गुड गुड, पक्का पक्का. इज दैट क्लियर? सो वी हैव सीन दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन बी चेंज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद द एनवायरनमेंट, एक्सचेंज ऑफ हीट विद द एनवायरनमेंट. वो हमने अभी देखा. तो देखो ये पहला केस, यहाँ पे ये एनवायरनमेंट है, बर्नर, उसके ऊपर का रखा हुआ गैस वो सिस्टम है. तो यहाँ पे बर्नर से एनर्जी मतलब हीट जा रहा है सिस्टम को, तो वो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज करने वाला. दिस इज फर्स्ट टाइप. ऑल्सो कंसिडर अ सिलेंडर फिटेड विथ अ गैस, filled with a gas, sorry. Consider cylinder filled with a gas and fitted with movable, frictionless and massless piston. याद आ रहा है ये स्टेटमेंट? मैंने बोला था KTG में, बार बार आएगा. अब इसके आगे वो रेडी लेना. Consider a cylinder filled with a gas fitted with a movable, frictionless and massless या फिर light piston. The gas in the cylinder is our system and the rest is environment. Internal energy of the system can be changed in two different ways. Number one, the cylinder can be brought in contact with a source of heat, which is burner, as shown in figure A. There will be transfer of energy from the burner to the system due to difference in temperature. So that is one way of changing the internal energy of the system. Number two भी है. वे ये सब बता दिया आपको. T क्या है? What is T? Temperature of the environment. What is T? is temperature of the system. Good. दूसरा केस भी है. The other way to increase the internal energy of the gas is to quickly push. याद आ रहा है? quickly अभी बताया था 3-4 दिन पहले. मैंने तुमको लिख के दिया था कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेरोजेट लॉ आर एप्लीकेबल फॉर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इन विच चेंजेस आर स्लो. और मैंने तुमको बताया था PV रेस टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, P रेस टू माइनस गामा, T रेस टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, TV रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, एडियाबैटिक, सडन, रैपिड. राइट. आप बोलोगे क्विकली क्यों होना चाहिए? अगर मैं पिस्टन को नीचे स्लोली पुश करता हूँ तो भी तो वर्क हुआ ना. क्विकली पुश करता हूँ तो भी वर्क हुआ. वैसा क्विकली क्यों हुआ? उसका रीज़न है, जिस कंटेनर में तुमने गैस भर के रखा है सिलेंडर में, अगर उसके वॉल्स कंडक्टिंग इन नेचर हो, थर्मल कंडक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात नहीं हो रही. अगर वो वॉल्स हीट के एक्सचेंज को परमिट करते हैं और अगर मैं बहुत स्लोली पिस्टन को नीचे पुश करता हूँ तो जो वर्क मैंने किया वो पहले तो गैस के पास गया, राइट, लेकिन गैस को टाइम मिल गया टू एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग, बिकॉज दिस इज अ क्लोज्ड सिस्टम. इट इज़ नॉट एन आइसोलेटेड सिस्टम. क्लोज, ओपन नहीं है, क्लोज्ड है, लेकिन आइसोलेटेड भी नहीं है. तो अगर मैं बहुत स्लोली वर्क कर रहा हूँ ना, जिसको तुम क्वासी स्टैटिक बोलते हो, तो उस केस में जो वर्क हुआ गैस पे, वो गैस ने रखा ही नहीं. गैस के पास, सिस्टम के पास सफिशिएंट टाइम था टू इंटरैक्ट विद इट्स सराउंडिंग, और वर्क से जो हीट जनरेट हुआ वो कहाँ गया? सराउंडिंग के पास. मतलब इस केस में टेम्परेचर चेंज हुआ ही नहीं, मतलब इस केस में इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ ही नहीं. तो याद रखना, अगर वॉल्स ऑफ द सिलेंडर आर कंडक्टिंग इन नेचर तो द प्रोसेस हैज़ टू बी वेरी रैपिड, क्योंकि जब रैपिड प्रोसेस होता है, फास्ट होता है, सडन होता है, तो सिस्टम को सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करने का टाइम ही नहीं मिलता है. ऑलवेज रिमेंबर, आई एम टचिंग वेरी बेसिक पॉइंट्स. ये बहुत बेसिक है, अभी पूरा हीट इंजन समझना है अपने को. इसलिए अगर तुम बेसिक्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आगे कुछ नहीं समझ में आएगा. ये मेरी गारंटी है. समझ में आएगा वो अलग बात है, नहीं समझ में आएगा मेरी गारंटी है. इफ़ यू डोंट नो दिस गाइड, तो ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट. थर्मोडायनामिक्स इज़ टू ईजी, टू इंटरेस्टिंग, लेकिन अगर तुम एक वर्ड भी छोड़ दिए गए. सो रिमेंबर, द अदर वे टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज टू क्विकली पुश द पिस्टन
inside the cylinder so that the gas is compressed as shown in some figure. ठीक है, वो फिगर बी था, उसमें मैंने पिस्टन को नीचे पुश कर दिया. So in this case the piston does some work on the system. Same नहीं, वो some work है. Thus internal energy of the system can be increased in two different ways. Which two different ways? By heating. Heating मतलब by exchange of energy with the surrounding due to difference in temperature, and by doing work by pushing the piston down. Clear यहाँ तक? तो in how many ways can we change internal energy of the system? Two. By heating and by doing work. Very good. अब अगर ये पता है तो let us move to first law of thermodynamics. इसको फ्लोट भी बोलते हैं, पॉपुलरली नोन एज फ्लोट, FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ये हमने मायर सिलेक्शन में ऑलरेडी देखा था, याद है क्या? मैंने आपको बोला था कि एक कंटेनर है जिसमें जो गैस है उसको हमने कांस्टेंट प्रेशर पे रखा और हमने हीट सप्लाई किया. तो मैंने बोला था कि जो हीट सप्लाई किया वो दो काम करता है. नंबर वन, टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. नंबर टू, टू डू वर्क. सो let us say delta Q is a heat supplied to the system. It is a heat supplied to the system, of course, by the surrounding. System मतलब गैस है यहाँ पे, by the surrounding. Surrounding मतलब ये बर्नर इज सराउंडिंग. इसने सिस्टम को मतलब गैस को हीट सप्लाई किया, कितना किया? डेल्टा Q. इसका एक पार्ट कन्वर्ट हुआ टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी विच इज डेल्टा U. डेल्टा U इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस. और इसी हीट का एक पार्ट यूज हुआ टू डू वर्क. वर्क डन मतलब मूविंग द पिस्टन अप. सो डेल्टा W इज वर्क डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग्स. अभी थोड़ा और केयरफुल रहना, यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा विद द कन्वेंशंस. जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तो पिस्टन कहाँ जाता है? तो पिस्टन ऊपर गया तो गैस ने किस पे वर्क कर दिया? सराउंडिंग्स पे. और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम. तो रिमेंबर वर्क डन बाय द गैस, क्योंकि यहाँ पे गैस वर्क कर रहा है सराउंडिंग पे. इज टेकन टू बी पॉजिटिव इन फिजिक्स, नेगेटिव इन केमिस्ट्री. उल्टा होता है, राइट? और उसका लॉजिक है, वो लॉजिक बताऊंगा मैं थोड़ी देर से. फॉर्मूला जब आएंगे तब सारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे. पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं? उल्टा, जब मैंने पिस्टन नीचे पुश किया, राइट, उस केस में वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द गैस है, ऑन द सिस्टम, उसमें लेते हैं नेगेटिव. क्या लेते हैं? यहाँ पे लेते हैं पॉजिटिव. केमिस्ट्री में उल्टे हैं. वर्क डन बाय द गैस, हियर इट इज पॉजिटिव, देयर इट इज negative. Work done on the gas, here it is negative, there it is positive. Very good. Okay, so we know that the heat supplied to the gas will be partly used to increase its internal energy and partly to perform work. This is a statement of first law of thermodynamics. Heat supplied to the gas will be partially used to increase internal energy and partly used to do work. That is first law of thermodynamics. So delta Q equal to delta U plus delta W. Yeah, delta Q equal to delta U plus delta W. Expression 1 is the mathematical statement of the first law of thermodynamics. Good. Now work done. चलो work done की बात कर लेते हैं. तो work done, अगर तुमको work done का इक्वेशन चाहिए तो सबसे पहला तुमको एक गैस लेना पड़ेगा. किसमें? सिलेंडर में. सिलेंडर पे तुमने क्या फिट करके रखा है? मूवेबल, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन. तो कंसिडर अ गैस एनक्लोज्ड इन सिलेंडर फिटेड विद अ मूवेबल, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन. गुड. तो यहाँ दिखा दिया मैंने वही, बस ये एक पिस्टन है, राइट, जो मूवेबल है. मासलेस तो होता नहीं है, लाइट या मासलेस, ठीक है, डजंट मैटर, एंड फ्रिक्शनलेस. अब मैं तुमको दोनों चीज़ें बता देता हूँ कि मासलेस क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको. सी द थिंग इज, अगर इसका मास हुआ पिस्टन का तो उसका वेट भी होगा, बिकॉज m/g इज वेट. अगर वेट है तो फोर्स है, क्योंकि वेट इज़ फोर्स. तो वो फोर्स गैस पे लगने वाला है, और फोर्स लगा तो प्रेशर होता है. तो यहाँ पे जो पिस्टन का वेट है उसका जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो काउंट नहीं करते हम लोग, इसलिए हम लोग बोलते हैं मासलेस मान लो. फ्रिक्शनलेस क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ कांटेक्ट होता है वहाँ वहाँ फ्रिक्शन फोर्स होता है.
फ्रिक्शन इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जब तुम इस पिस्टन को ऊपर या नीचे मूव करोगे, मतलब तुम करोगे या होगा वट एवर इट इज़, राइट, तो उस केस में जो पिस्टन है वो कंटेनर के साथ पेरीफेरी पे, बाउंड्रीज पे टच कांटेक्ट कर रहा है वो। तो अगर फ्रिक्शन है तो देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। तो जो भी वर्क हुआ उसका कुछ ना कुछ पार्ट गया इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, तो हम लोग वो भी कंसिडर नहीं करने वाले हैं। वी विल कीप इट वेरी सिंपल। विल से पिस्टन का वेट मत काउंट करो, विल से कि फ्रिक्शन मत काउंट करो। गुड। देन अभी ये जो पिस्टन है इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और जो गैस ने प्रेशर जनरेट किया वो P है। P इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द पिस्टन बाय द गैस, नॉट ड्यू टू वेट ऑफ द पिस्टन। इट इज प्रेशर ओनली ड्यू टू गैस, ओनली ड्यू टू गैस। गुड। देन ड्यू टू दिस प्रेशर, अभी थोड़ा सा इसको इमेजिन करो कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है इनके पास एनर्जी है। एनर्जी तो क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब दे आर इन मोशन। जब दे आर इन मोशन तो मोशन की वजह से दे विल गो एंड कोलाइड विद द वॉल, बेस एंड द पिस्टन। अभी ये जो बेस है और जो वॉल्स है वो तो फिक्स है, वो तो मूव होंगे नहीं, लेकिन पिस्टन क्या है, मूवेबल। तो ये जब गैस मॉलिक्यूल जाके पिस्टन से कोलाइड होंगे, दे विल बेसिकली शिफ्ट द पिस्टन अपवर्ड्स। ओके, सो ड्यू टू दिस प्रेशर द पिस्टन मूव्स अपवर्ड्स बाय अ स्मॉल डिस्टेंस dx. Okay, dx is this. Then of course small work done to move the piston by small displacement is what is work done? Force into displacement. ये फोर्स कहाँ से आया? ये फोर्स इज ड्यू टू प्रेशर ऑफ द गैस। और याद रखना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो बड़ा सा डेरिवेशन देखा था हमने, कौन सा था वो बड़ा सा डेरिवेशन? प्रेशर। तो प्रेशर क्यों आता है? वाई इज प्रेशर? बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स। तो एग्जैक्टली जहाँ जहाँ गैस मॉलिक्यूल्स कोलिजन करेंगे वहाँ वो लोग क्या जनरेट करेंगे? प्रेशर। तो क्या ये गैस मॉलिक्यूल पिस्टन के साथ कोलाइड हो रहे हैं? हाँ। तो क्या यहाँ पे प्रेशर है? हाँ। तो ये फोर्स, ये जो ऊपर गया पिस्टन, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स के बिना डिस्प्लेसमेंट होता नहीं है। तो ये फोर्स किसकी वजह से आया? ड्यू टू प्रेशर ऑफ गैस। एकदम क्लियर होना चाहिए। दिस वर्क डन is F dx, where dx is displacement and F is force due to pressure. There is no other force here. Good. Okay. और डायरेक्ट आ गया, चलो डायरेक्ट आ गया, कोई बात नहीं। तो लेट अस से ये जो इनिशियल वॉल्यूम था वो कितना है? Vi है, और जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितना है? Vf है। अब टोटल वर्क डन तुमने फाइंड किया, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग द पिस्टन बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। मैं थोड़ा सा ध्यान दो। पहले पिस्टन था यहाँ पे, अब वो पहुँच गया यहाँ पे। तो इनिशियल वॉल्यूम था Vi, फाइनल है Vf। हमने वर्क डन फाइंड किया ओनली इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। पिस्टन थोड़ा सा ही ऊपर आया, कितना फोर्स है, कितना डिस्प्लेसमेंट है? dx। फोर्स कितना लगा? F। व्हाट इज वर्क डन? F dx। तो याद है कि आपको मैंने बहुत बार बताया है कि हमेशा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क देखो, फिर क्या करो? इंटीग्रेट। तो टोटल वर्क डन कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन of dw from initial volume Vi to final volume Vf, right? तो देखो ये initial to final, delta W मतलब dw. What is delta W? F dx. F dx मैं बताता हूँ ये कहाँ से है, बताता हूँ, पर इससे ध्यान देना। F dx. What is pressure? Force upon, तो what is force? Pressure into area. तो यहाँ पे लिखो pressure into area. Pressure into area into dx. What is area into length dimensionally? Volume. तो what is A into dx? Change in volume. ये जो एरिया था पिस्टन का और जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसने वॉल्यूम को चेंज किया बाय स्मॉल अमाउंट। तो F की जगह पे क्या लिखोगे? PA। तो PA dx. What is A dx? Small change in volume, that is dw. That is dw. और ये F की जगह पे आ गया P, तो P dv। अब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से सुन लो। हम लोग डेफिनेटली वर्क डन का फॉर्मूला बना रहे हैं, क्योंकि हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है डेल्टा Q मतलब अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज पार्शियली यूज्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड पार्शियली इट इज यूज्ड टू डू वर्क। ये तो हमको पता ही है। याद है क्या? DE, इसको पिछले चैप्टर में DE बोल रहे थे, यहाँ पे डेल्टा U बोल रहे हो। NCVDT क्या था ये? NCVDT। चलो वो तो देखेंगे इसका अल्टरनेट फॉर्मूला, लेकिन वर्क डन का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा हमको इन टर्म्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम।
हम जो वर्क डन का फॉर्मूला बना रहे हैं उसमें हमने प्रेशर को इंटीग्रेशन के बाहर निकाला, मतलब प्रेशर को क्या मान लिया, मतलब ये आइसोबारिक का है, इट इज़ नॉट फॉर आइसोथर्मल, बराबर, नॉट फॉर एडियाबैटिक। तो ये टेम्पररी है, हमने फ़िलहाल प्रेशर को कांस्टेंट माना है। जब हम डिटेल में एक एक प्रोसेस देखेंगे ना तब फॉर्मूला चेंज होता जाएगा। अभी फ़िलहाल हमने प्रेशर को कांस्टेंट माना, बाहर निकाल लिया। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dV? V फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल। तो वर्क डन क्या हो गया, P VF माइनस VI। सो एक्सप्रेशन 2 gives total work done in terms of initial and final values of volume provided pressure is constant। तो ये टेम्पररी है, आगे जाके चेंज होगा फॉर्मूला। ये अंडर अ कंडीशन वेयर प्रेशर इज कांस्टेंट। क्लियर यहाँ पर, पक्का पक्का, श्योर, गुड। अभी देखो वापस से आ जाते हैं कन्वेंशंस पे। फिर वापस केमिस्ट्री के कन्वेंशंस और फिजिक्स के कन्वेंशन उल्टे हैं। मैंने अभी ऑलरेडी तुमको बता दिया, अगर गैस एक्सपैंड होता है तो पिस्टन कहाँ होता जाता है, ऊपर, मतलब ये पिस्टन को ऊपर शिफ्ट किसने किया, गैस ने। तो वर्क डन बाय द गैस हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव। क्यों लेते हैं, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला याद है तुमको, P इंटू VF माइनस VI। जब तुम बोलते हो कि पिस्टन ऊपर जा रहा है मतलब गैस वर्क कर रहा है सराउंडिंग पे, तो फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन, इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आया कि नहीं। तो ये पॉजिटिव आया कि नहीं, तो वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव। इसलिए वर्क डन बाय द गैस लॉजिकली हियर इट इज पॉजिटिव। तो जब भी पिस्टन ऊपर जाएगा तो फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल, तो वर्क डन को क्या लेंगे, पॉजिटिव। क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब उल्टा सोचो, अगर पिस्टन हमने नीचे मूव किया होता, हमने यहाँ एनवायरनमेंट, हम भी एनवायरनमेंट ही हो गया उसके लिए, तो वर्क इज ऑन द गैस, तो उस केस में फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज लेस देन 0, नेगेटिव। तो वर्क डन भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो कन्वेंशनली इफ द पिस्टन मूव्स अप, वर्क इज डन बाय द गैस टेकन टू बी पॉजिटिव। इफ द पिस्टन मूव्स down, work is done on the gas, and in this case work done is negative। पक्का, गुड। तो अभी अगला टॉपिक क्या है, थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स, प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम और अ सिस्टम वेरिएबल। चलो ठीक है, तुमको याद है अभी मैंने बताया था गैस का स्टडी करने के लिए हम लोग कौन से पैरामीटर यूज़ करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, उन्हीं को बोलते हैं थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल। उसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, उसी को बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। ओके, इट इज़ एनी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये इंपॉर्टेंट है, व्हेन द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। इट इज़ एनी मेजरेबल। कैन यू मेजर प्रेशर, यस। कैन यू मेजर वॉल्यूम, यस। कैन यू मेजर टेम्परेचर, यस। So it is any measurable or observable characteristics or property of a system when the system remains in। अब ऐसा क्यों बोला, उसका भी रीज़न है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तुम तब मेजर करते हो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। आई टेल यू एन एग्जांपल, ऐसा क्यों। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास एक सिलेंडर है, उसमें गैस है, पिस्टन है। अब पिस्टन इज मूविंग अप, नाउ सिंस पिस्टन इज मूविंग अप वॉल्यूम इज चेंजिंग। तो आई कैनॉट से आई एम मेजरिंग वॉल्यूम। तो मेजर क्या कर रहे हो वॉल्यूम, अभी मेजर किया, अगले सेकंड चेंज हो गया, राइट। तो तुम वॉल्यूम को तब मेजर कर सकते हो जब वो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, और क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो प्रेशर भी चेंज नहीं होगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यू नोटिस दिस, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो आई कैनॉट मेजर वॉल्यूम बिकॉज इट इज़ चेंजिंग, इट इज़ चेंजिंग। तो मैं क्या मेजर कर रहा हूँ फिर, जब तक वो स्टेबल नहीं होता तब तक मेजर करते ही नहीं है ना, क्या मेजर करोगे, नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अ वेसल जिसमें पानी भर दिया, बर्नर पर लगा दिया, बोला टेम्परेचर मेजर करो। यू मेजर नाउ, मे बी इट इज़ 50 डिग्री सेल्सियस। यू मेजर आफ्टर 2 सेकेंड, मे बी इट इज़ 51 डिग्री, मे बी आफ्टर वाइल इट इज़ 52 डिग्री, आफ्टर वाइल इट इज़ 53, आफ्टर वाइल इट इज़ 54। तो फिर तुम कौन सा टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, इट इज़ अ वेरिएबल। तो हम लोग कोई भी थर्मोडायनामिक वेरिएबल, पैरामीटर, प्रॉपर्टी तब मेजर करते हैं व्हेन
द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, विच ऑल्सो मीन्स कल आने वाला टॉपिक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है अगर ये समझा तो। विच मीन्स जब तुम PVT की वैल्यू बताते हो, यू आर टेलिंग वन स्टेट ऑफ द सिस्टम, दैट स्टेट इज इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि अदरवाइज वैसे होगा नहीं ना, इट इज़ चेंजिंग। गुड। तो रिमेंबर व्हाट इज थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल और प्रॉपर्टी और अ सिस्टम वेरिएबल? इट इज एनी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम व्हेन द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। A property is also called as state variable or just a variable. Example, temperature, pressure, volume, etc. are state variables of a system. These property describe the system. ये जो properties है, pressure, volume, temperature, वो क्या करते हैं? सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम। और ये जो वेरिएबल्स है इसको हम दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं, एक होता है इंटेंसिव, एक होता है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव वेरिएबल्स, the thermodynamic variables which do not depend on the size of the system are called as intensive variables, और extensive वो होते हैं जो size of the system पे depend करते हैं। So extensive variables, the thermodynamic variables which depend on the size of the system are extensive, इधर extensive होना चाहिए, गलती से intensive हो गया। तो जो वेरिएबल्स सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करते इंटेंसिव, वो जो करते हैं एक्सटेंसिव। तो दिस इज एक्सटेंसिव, दिस इज नॉट इंटेंसिव। चलो ये भी एग्जांपल से समझ लेते हैं, और डोंट वरी वी विल स्टॉप अर्ली, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स थ्योरी है तो आई अंडरस्टैंड कि तुमको भी घर पे जाके रिवाइज करना है। बहुत ज़्यादा हो गया एक दिन में तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे थोड़े से सिंपल थॉट एक्सपेरिमेंट बनाना ही सफिशिएंट हो जाता है। लेट्स से आई हैव अ कंटेनर, कंटेनर में गैस है, उस गैस का कुछ टेम्परेचर है, उस गैस का कुछ प्रेशर है, उस टोटल गैस का कुछ मास है, उस टोटल गैस का कुछ इंटरनल एनर्जी है। नाउ आई पुट अ पार्टीशन राइट एट द मिडल, हाफ 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 हाफ। व्हाट हैपन्स टू वॉल्यूम? हाफ हाफ, वॉल्यूम चेंज हुआ। हाँ, कौन सा वेरिएबल है? एक्सटेंसिव, राइट। टोटल मास चेंज हुआ। हाँ, एक्सटेंसिव। मास ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल चेंज हुआ, इंटेंसिव। लेट अस से ये पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो टेम्परेचर चेंज हुआ तो क्या हो गया? इंटेंसिव। टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ। हाँ, हाफ हाफ, वो क्या हो गया? एक्सटेंसिव। गुड। तो जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड करता है वो कौन है? थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। हाँ, एक्सटेंसिव। और जो नहीं करता वो इंटेंसिव। ओके, सो कंसिडर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। लेट द सिस्टम बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल कंपार्टमेंट्स, ईच विथ हाफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। इट कैन बी सीन दैट प्रेशर, डेंसिटी, temperature does not change. Pressure depends on density and CRMS depends same. Density depends on type of material. Gas तो वही था ना, same. Temperature is same, are same in both the compartments. Hence these variables are intensive variables. But total mass half up हो गया, internal energy half up हो गया, और equally divided in the two compartments, and hence these variables are एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। पक्का पक्का? गुड। तो सिंपल है। श्योर श्योर। अभी बस ये एक लास्ट टॉपिक। अभी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? कोई भी सिस्टम को तुम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है ऐसा तब बोलते हो जब वो चार इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करे। चार, एक है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एक है थर्मल इक्विलिब्रियम, एक है केमिकल इक्विलिब्रियम, और तीन ही है ना? हाँ, देख लो एक बार, तीन है कि चार है? तीन है। तो एनी सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इफ इट सेटिस्फाइज ऑल दीज थ्री इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली, एक साथ उसी टाइम पे तीनों के तीनों सेटिस्फाई होने चाहिए।
A system is in thermodynamic equilibrium if it satisfies three conditions of equilibrium simultaneously. Okay, तो नंबर वन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं जो तुमको हर चैप्टर के टाइम पहले उस चैप्टर के नाम का मतलब समझाता हूँ, वो उसका रीज़न ये होता है कि योर फाउंडेशन विल बी स्ट्रॉन्ग. जब हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. इट इज़ रिलेटेड टू फोर्सेस. तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? सिस्टम और उसके सराउंडिंग में कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है. सिस्टम के अंदर भी अलग अलग जगह पे अनबैलेंस फोर्स नहीं है. सिर्फ उसका ये मतलब नहीं होता, उसके बहुत सारे मतलब होते हैं. और सुनते जाओ आप. दिस इज जस्ट यू हैव टू क्रिएट अ लिंक. ये हुआ तो वो हुआ तो वो हुआ, काइंड ऑफ अ चेन रिएक्शन. इफ़ यू से मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यू आर ट्राइंग टू से देयर आर नो अनबैलेंस फोर्सेस बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग. यू आर ऑल्सो सेइंग कि सिस्टम के अंदर भी अनबैलेंस फोर्सेस नहीं है. जब अनबैलेंस फोर्सेस नहीं होते हैं तो हर जगह पे प्रेशर सेम होता है, रिमेंबर. और जब हर जगह पे प्रेशर सेम होता है तो उस सिस्टम में गैस विल नेवर फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, क्योंकि एयर या गैस फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. अब उसका भी और कुछ मतलब होता है, वो बताता हूँ बाद में. So when there are no unbalanced forces within the system and between the system and its surrounding, then the system is said to be in mechanical equilibrium. This implies that pressure throughout the system अभी बताया मैंने, and between the system and its surrounding is same. तो pressure difference भी नहीं है. Pressure is same everywhere between the system and its surrounding and within the system. पक्का पक्का pressure क्या है? Same है. Chemical equilibrium. A system is said to be in chemical equilibrium when there are no ongoing chemical reactions within the system and there is no transfer of matter from one part to another or between the system and surroundings. आप थोड़ा अच्छे से समझ लो. अगर केमिकल रिएक्शन एक किसी पार्ट में हो रहे होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन विल जनरेट एनर्जी. टेम्परेचर चेंज हुआ और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर भी चेंज होगा. और अगर प्रेशर चेंज हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट दैट सिस्टम इज़ नॉट इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. मतलब दोनों में कनेक्शन है. केमिकल रिएक्शन अगर ऑनगोइंग है तो केमिकल इक्विलिब्रियम तो नहीं है, लेकिन साथ में ये इक्विलिब्रियम भी नहीं और थर्मल इक्विलिब्रियम भी नहीं है. तो इफ़ यू हैव अ सिस्टम इन विच इन अ पार्ट ऑफ विच देयर आर ऑनगोइंग केमिकल रिएक्शंस, दैट मीन्स इट इज़ नॉट इन केमिकल इक्विलिब्रियम. येस, बट व्हेन यू हैव ऑनगोइंग केमिकल रिएक्शन इट जनरेट्स हीट. तो एक पार्ट में टेम्परेचर ज़्यादा है एंड वी हैव सीन इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो प्रेशर भी उस जगह पे क्या होगा? चेंज. और प्रेशर चेंज हुआ तो वो कौन से इक्विलिब्रियम में नहीं है? मैकेनिकल. और क्योंकि टेम्परेचर भी हर जगह पे सेम नहीं तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में भी नहीं है. रिमेंबर, तो केमिकल इक्विलिब्रियम होने का मतलब होता है इट इज़ इन केमिकल, इन मैकेनिकल एंड इन थर्मल इक्विलिब्रियम. सो सिस्टम इज सेड टू बी इन chemical equilibrium when there are no ongoing chemical reactions within the system or there is no transfer of matter. क्योंकि ट्रांसफर ऑफ मैटर कब होता है? जब प्रेशर का क्या हो? डिफरेंस हो. जब ऑनगोइंग केमिकल रिएक्शंस नहीं है तो हर जगह पे टेम्परेचर सेम है, हर जगह पे प्रेशर सेम है, तो मैटर फ्लो होगा क्या? नहीं है. ओके, गुड. ओके, सो व्हेन द सिस्टम इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, द कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट द सिस्टम. क्योंकि केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है मतलब हर जगह पे कंपोजिशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन? फॉर एग्जांपल, लेट्स से मेरे पास एक सिस्टम का थोड़ा सा पार्ट है, मे बी उसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेट अस से. तो 20% एंड 60%. तो दूसरे जगह पे भी वही है, 20 एंड 16. क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो गैसेस यूज़ होते हैं, मॉलिक्यूल्स, एटम्स यूज़ होते हैं रिएक्शन करने के लिए. अगर केमिकल रिएक्शन ऑनगोइंग है तो कंपोजिशन सेम होगा क्या? नहीं होगा. तो ईच
part of the system will not have the same composition also. So remember, chemical equilibrium में होने का मतलब क्या हुआ? Composition also same. Then last, thermal equilibrium. So when the temperature of the system is same throughout and do not change with time, then the system is said to be in thermal equilibrium. Paka? Good. So we'll stop for today.